रोज मुझे धमकियाँ आती रहती हैं 10-20, अब फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ, क्या फ़ोन उठाऊँ। मतलब मेरा एड्रेस सबको पता है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ हर दिन, सबका नंबर लिख लिया है। एक दिन किसी दिन मूड होगा तो सारे यूट्यूब पर नंबर डाल दूंगा कि ये नंबर है, रोज 10 फोन आता है। देखिए, ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिखा तो पेरियार को लेकर आए, कांशी राम जी ने व्यापक रूप दिया। अब आपको कॉलेज चाहिए या कांवड़ चाहिए तो आपको तय करना है। कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं करोगे, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो नहीं सकता, आप राज सत्ता ले नहीं सकते। और देखिए, यही मंडल की धरती से फिर कमंडल में पावर चला गया। क्यों? अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि मेरे से भावनाएं बहुत आहत हो जाती। और यकीन मानिए, मैंने लिखा था, बोला भी था कि मैंने तो आलोचना नहीं की है, आलोचना तो अंबेडकर और पेरियार साहब ने की है। मैंने तो अपनी राय रखी, इतिहास का छात्र होने के नाते मैंने राय रखी। तो मैं कुछ बोलूं भी नहीं, अगर मान लीजिए कुछ ना बोलूं मैं, तभी मेरे सिर्फ होने भर से भी बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? मेरे शर्ट अच्छे हैं, ठीक ठाक चेहरा भी है, बाल भी अच्छे हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, तो ये होने भर से जो है वो आपकी भावना आहत हो सकती है। एंड आई एम कोटिंग अम्बेडकर कि किसी हिंदू से, हिंदू जिस सेंस में कह रहे हैं, से पूछो, किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार हो रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, खाना खा रहा है, व्यापार कर रहा है, सम्मान वाला पद लेता है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम्हें क्यों समस्या है इससे? तो हिंदू बोलेगा कि जिसे आप सुधार कहते हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, और उसकी जड़ें शास्त्रों में। अगर आप लोग उसमें बने रहना चाहते हो, उस धर्म में, तो आप सोचिए, आजकल तो मैं सफाई अभियान पे हूं। जितना घर में जाइए, आज पेरियार साहब की जयंती है, घर में जाइए, जितना कचरा उचरा है वहां साफ कीजिए, सफाई कीजिए। पहला काम ये है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जाके आप गोमती है यहाँ पे, सब बहुत ही नाच नचायो डालिए, मुक्ति उसी से मिलेगा। रोज मुझे धमकियाँ आती रहती हैं 10-20, अब फ़ोन भी नहीं उठाता हूँ, क्या फ़ोन उठाऊँ। मतलब मेरा एड्रेस सबको पता है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ हर दिन, सबका नंबर लिख लिया है। एक दिन किसी दिन मूड होगा तो सारे यूट्यूब पर नंबर डाल दूंगा कि ये नंबर है, रोज 10 फोन आता है। तो मैं इतिहास का छात्र हूँ। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ने छापा है किताब डॉक्टर अंबेडकर पे, तमिलनाडु में पेरियार साहब पे किताब छपी है, तो हमने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। किया था पेरियार साहब ने, अंबेडकर ने। तो बहुत दिन बाद ये हुकूमत में आ रहे हैं तो सत्ता पच नहीं रहा है, लग रहा है सबको डरा लेंगे, सबको धमका लेंगे। एक आदमी भी हमारा खड़ा हो जाएगा ना तो सरकारें हिलती हैं, क्योंकि हम लोग को किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना है उतना इनफ है, और समाज का मोहब्बत और प्यार मिलता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं इससे बड़ा। तो दोस्तों, लक्ष्मण ने बैकग्राउंड बना दिया, अच्छा शानदार भाषण दिया उसने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक पेरियार को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे नॉर्थ इंडिया में, देखिए, ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिखा तो पेरियार को लेकर आए, कांशी राम जी ने व्यापक रूप दिया, लेकिन बीच में कल्चरल एक गैप है, पूरा कल्चरल गैप। सो बिना एस्टैब्लिश किए हुए, जब मैं पेरियार कह रहा हूं तो पेरियार मतलब एक इंडिविजुअल खाली नहीं है, पेरियार एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी। और आप पेरियार, अंबेडकर, सबको स्थापित, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। ललई सिंह यादव को यहाँ के बड़े बड़े नेता भी उनके जयंती पे एक लाइन लिखते नहीं,
डरते हैं। वो डरते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो है उनके आडंबर और पाखंड में फंसे हुए हैं। नेता जो है जनता का मूड देखता है कि जैसा पब्लिक होगा उसी तरह का वेशभूषा पकड़ता है नेता लोग। तो चूंकि आप लोग ही उसमें फंसे हुए हैं, आप लोग मतलब समाज को कह रहा हूं, दलित पिछड़े समाज को, पर्टिकुलरली मैं पिछड़े समाज को मैं एड्रेस कर रहा हूं। जिस दिन आप लोग ये सब पाखंड छोड़ना शुरू कर देंगे, नेताओं से सवाल पूछेंगे, अगले दिन से देखिएगा आपके नेता भी वही लाइन बोलेंगे जो आप बोलेंगे। अब आपको कॉलेज चाहिए या कांवड़ चाहिए तो आपको तय करना है। मैं तो चाहूंगा कि कॉलेज में आपके बच्चे जाएं, आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में जाएं, वहां जाकर पढ़ें, वहां पढ़े, LLM करके आए, PhD करके आए। कि ये लड़ाई बुद्धि की है, संख्या की लड़ाई नहीं। अंबेडकर साहब के बाद आप बताइए, और एक आध और रेफरेंस छोड़ दीजिए, पेरियार साहब को छोड़िए। हम लोगों ने पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहाँ बनाए? हिस्टोरियन नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, बढ़िया लॉयर नहीं है। इसमें सोचना पड़ेगा ना। नहीं बनाए, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, स्कूल नहीं खोले। तो लीडर्स तो स्कूल में पैदा होते हैं ना, विश्वविद्यालयों में पैदा होते हैं। तो आज अगर वाकई आपको याद करना है, जितने जाएं 2 घर अगल बगल में हो, उनको पाखंड और आडंबर से दूर कर दें, क्योंकि ये पूरा ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मामला है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है एक जगह, और देखिए क्या पैरेलल और सिमिलरिटी है पेरियार और अंबेडकर के आइडियाज में। वहां वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला रहे थे, और अंबेडकर ने लिखा, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव ए लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आत्मसम्मान नहीं है तो आप जो है ना, अरे नौकरी तो मैं भी करता हूं, आत्मसम्मान अगर नहीं है तो हम इंसान नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जो आजकल व्यवस्थाएं हिल रही हैं, जिनका जिनका मन आहत हो रहा है, शुक्र मनाइए कि जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो विश्वविद्यालयों से निकल कर आ रहे हैं। लोगों ने एकदम सीना चौड़ा करके बोलना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे ज्यादा बढ़िया बोल रहे हैं। वहां से ये प्रोटेस्ट और वैचारिक जो संघर्ष है, रोहित रूमला के बाद मैं डेट बता रहा हूं, वहां से देख लीजिए, ट्रैवल कर रहा है। जब विश्वविद्यालयों में लक्ष्मण यादव जैसे लोग, तमाम एक्टिविस्ट निकल रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तब उस समय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहा है। बोला पकौड़े तलो। दोस्तों, चूंकि विल्सन साहब को जाना भी है और थोड़ा सा वक्त और लूंगा, बस मैं बात खत्म रखूंगा। आपने एक फिल्म देखी होगी, जब वी मेट। तो मैं आज कहने जा रहा हूं कि जब अंबेडकर मेट पेरियार, और जो बात हुई थी वो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 1920 से लेकर 1937, फ्रॉम 1920 टू 37, मद्रास में जस्टिस पार्टी का जो है, नॉन ब्राह्मण पार्टी, ब्राह्मणेतर दल का खूब बोला वाला रहा। उसके बाद 37 के बाद डिक्लाइन हो रहा है। 44 में पेरियार साहब ने एक मीटिंग रखी, सितंबर में 23 और 24। डॉक्टर अंबेडकर वहां मिलने पहुंचे और पेरियार से मुलाकात हुई, और मैं उस जगह का नाम बता देता हूं, चेट्टीनाड हाउस। चेट्टीनाड हाउस में मुलाकात हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने फुल सपोर्ट, ही गेव फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा कि जो आप रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म ये चला रहे हैं, हमारी ओर से फुल सपोर्ट। फिर वहां की महिलाओं ने उनको चाय पार्टी दी, और एक अखबार था द संडे ऑब्जर्वर, उनके एडिटर ने उनको लंच में बुलाया, और वहां पे बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि आप जो है एड्रेस कीजिए पूरे मीटिंग को। तो जो एड्रेस उनका है अंबेडकर साहब का, इसलिए मैं जानना जरूरी है, क्योंकि आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो स्थिति अभी है, क्यों मंडल कमीशन के बाद 80s में जो दल इतने पावरफुल थे, बिहार उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, so all political parties emerged
एज ए पावरफुल पार्टी इन लेट 80s एंड 90s, वो कैसे डिक्लाइन हो गया, क्यों डिक्लाइन हुआ? 1920 से लेकर 37 तक जस्टिस पार्टी अगर बेहतर कर रही थी तो उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ? फिर यार साहब इसमें सोच रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये सवाल पूछने लायक है कि ये जो ब्राह्मणेतर दल है, नॉन ब्राह्मण पार्टी, ये हार क्यों गया? तो उनका कहना था कि हजारों साल से ये पूरी लड़ाई जो है, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की लड़ाई हजारों साल से है, और अंतर यह है कि ब्राह्मण पार्टी जो है वो इनइक्वलिटी मानता है और नॉन ब्राह्मण पार्टी इक्वलिटी में विश्वास करता है। ये संख्या में कम है, लेकिन सत्ता के तमाम जो पोस्ट हैं, पोजीशंस हैं, उस पर वो बैठा हुआ है। सैकड़ों बार, कहते हैं कि सैकड़ों बार नॉन ब्राह्मण पार्टी ने इन पे हमला किया, इनको अटैक किया, लेकिन तब भी वो बना रहा, क्योंकि वो पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उस पर वो बना रहता है। अब कारण तलाश लो, कारण पर नजर डाली, क्यों 37 के बाद जस्टिस पार्टी कमजोर होती? तो जो रीजन बता रहे हैं अपने घर, अपने बिहार और उत्तर प्रदेश में जरा पता कीजिए कि वो रीजन है कि नहीं, क्यों चुनाव हार रहे हैं। कहते हैं कि इस दल के लोगों में स्वार्थीपन, भेड़ चाल, पढ़े लिखे ब्राह्मणेतरों में समाज से अलग होने का भाव, नीति और उद्देश्य में संकीर्णता और संगठन की शिथिलता, ये कारण थे जिसकी वजह से ये पार्टी हारा। वहां पे कह रहे हैं कि 1917 से 37 के दरमियान, और मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे पहले रिजर्वेशन ओबीसी को मिला था। 1920 में ही मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में जो है, प्रोविंस में, लोकल बॉडीज में उनको 1920 में रिजर्वेशन मिला था। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बाद में आया, ट्राइब का बाद में आया, लेकिन ये हिस्ट्री भी पता नहीं। तो कह रहे हैं वो कि इस दरमियान 20 साल में उसने जनता के हित के काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। उसी में इस दल की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की गरीब जनता परेशान है, साहूकार के चंगुल से उसे छुड़ाना, यह सब काम उस पार्टी के सुध में नहीं रहा। He was talking about 1920s, कि why the party was power from 17 to 37, and in 37 first election the party lost. So Ambedkar, he was analyzing the reason, what were the reasons for defeat. So कह रहे हैं कि साहूकार के चंगुल में जनता फंसी है, उसके हित के लिए व्यवसाय शुरू करना, साहूकार के चंगुल से उसको छुड़ाना, ये सब काम करने का पार्टी को सुध नहीं रहा। बीच में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाना, मुख्य कार्य इसी सब पर ज्यादा ध्यान दिया। नौकरी लगने पर, अब हम लोग में बहुत सारे लोग साहब हो जाते हैं ना, नौकरी लगने पर जो नॉन ब्राह्मण समाज के जो यूथ है, यंगस्टर, ऐशो आराम में जीवन बिताते हैं, कंफर्ट जोन। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर हजारों हैं, कंफर्ट जोन में हैं, अपार्टमेंट, एयर कंडीशन। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मणेतर फिर ब्राह्मणों की तरह जो परफ्यूम लगाने, ये सब रीजन बता रहे हैं। उसी प्रकार जो है रहन सहन अपनाने लगे। सो ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की जो पार्टी की नीति थी, वो कहीं एक कोने में दुबकी रही। ब्राह्मणेतर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वह ब्राह्मणों से अलग है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों से अलग है, और उनके अपने दर्शन में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल बर्ताव वे नहीं कर सके। ब्राह्मणेतरों के बर्ताव से यही बात साबित होती रही कि ब्राह्मण श्रेष्ठ दर्जे के ब्राह्मण हैं और वे खुद दोयम दर्जे के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्कशुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। हमारे नेता सबको इंटेलेक्चुअल से बड़ा प्रॉब्लम होता है,
वो बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्शन के दिन भीड़ चाल। बोलते हैं ना शिव जी के बाराती की तरह 6 महीना पहले निकलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। तो ये सारे रीजन्स थे और मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है। और अंबेडकर लखनऊ आए थे 1948, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का यहाँ पे प्रोग्राम था और उसमें वो पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल थे। आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर दलित और पिछड़े एक हो जाएं तो आप सत्ता से कभी हट नहीं सकते हो। यही लखनऊ में 23-24 अप्रैल को। एक और चलते चलते, अभी समय नहीं है, चलते चले रेफरेंस दे रहा हूँ खाली। मराठों ने एक पत्रिका निकाला था मराठा मंदिर करके, और डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने इन्विटेशन दिया था आने के लिए। उन्होंने लिखित अपना संदेश भेजा था जिसमें जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो मिडिल ऑर्डर हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा था और कहा था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो ऊपर शामिल हो जाओ या नीचे आ जाओ। या तो शेड्यूल कास्ट के साथ कोलैबोरेशन कर लो, और नहीं तो ऊपर 2 ही रास्ते हैं। बीच में अटके रहोगे, बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ था फूले के बाद से, लेकिन बाद में सब जाके वो तहस नहस हो गया। हिंदी पट्टी में भी कि जब तक आप कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं करोगे, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो नहीं सकता, आप राज सत्ता ले नहीं सकते। और देखिए, यही मंडल की धरती से फिर कमंडल में पावर चला गया। क्यों? ये सोचने की बात है ना कि नेताओं ने समाज को तैयार उस तरह से नहीं किया। तो कल्चरल रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो नहीं है, डीएम के पावर में क्यों है तमिलनाडु में? क्योंकि वहाँ राजनीति की बुनियाद में सांस्कृतिक कल्चरल रेवोल्यूशन है, इसलिए वहाँ पावर में। हमारे पास थोड़ी ही उत्तर प्रदेश बिहार में लोगों की हमारी संख्या कोई कम है, लेकिन यहाँ कल्चरल मूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए आप नंबर हो के भी बड़े बड़े नेता हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, कांशीराम जी हुए, मायावती जी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए, बड़े बड़े लीडर्स हुए 90 का दशक देखिए। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ चला गया दोनों? वो कल्चरल रेवोल्यूशन इसलिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सबका, और फिर कभी आऊँगा तो विस्तार से। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।